दूसरे चरण के मतदान से पहले लोकसभा की लड़ाई ने एकदम नया मोड़ ले लिया। संपत्ति के बंटवारे को लेकर राहुल के आइडिया को मोदी ने जैसे हथियार बना दिया। मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने बयान ने उस हथियार पर जैसे दहाड़ चढ़ाने का काम किया। अब मोदी हर सभा में वही हथियार लहरा रहे हैं और कांग्रेस को कोई काट नहीं सकता। मोदी आज 2 कदम और आगे बढ़ गए। टोंक में पीएम ने हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों को बांटने वाले फॉर्मूले से आगे जाकर यह भी जोड़ दिया कि कांग्रेस हिंदुओं के आरक्षण को मुसलमानों में बांटना चाहती है। जरा सुनिए एक बार। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में SC ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की। SC ST को और OBC को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दौलत लेकर हमको बांट दी जाएगी। मोदी ने कहा हमारी हिंदू बहनों को मोदी ने झूठ कहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो। भारत के वजीर आजम, 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। इस मुल्क को सजाए हैं, संवारे हैं, हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई पैदा नहीं हुआ उनको निकालने वाला। तो वैसी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इसलिए बहस में जाने से पहले आज पीएम के इस बयान को जरा तथ्यों की कसौटी पर कस कर देखा जाए कि जो पीएम कह रहे हैं उसमें कितना तथ्य है और कितना झूठ। पीएम के इस आरोप में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई कांग्रेस हिंदुओं का आरक्षण कम करके उसे मुसलमानों को देना चाहती है? फैक्ट्स देखें तो यह आरोप निराधार नहीं है। अलग से आरक्षण का इंतजाम करने की कोशिश की। 12 जुलाई 2004 को कांग्रेस की सरकार थी, YSR की, यानी कि वाई राजशेखर रेड्डी की सरकार। उसने पहली बार मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण का आदेश जारी किया। कहते हैं कि कांग्रेस का यह पायलट प्रोजेक्ट था, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं। अगर यहां आरक्षण को लेकर कोई कानूनी पेच नहीं फंसता तो कांग्रेस की योजना इसे पूरे देश में लागू करने की। लेकिन इसके ठीक 10 दिन बाद ही, यानी 22 जुलाई 2004 को ही आंध्र हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई। कांग्रेस ने लेकिन हार नहीं मानी। कांग्रेस ने अगली कोशिश की अक्टूबर 2005 में, बाकायदा विधेयक पारित करवाया। जब पहली बार उसने जब आदेश पारित किया था तो कोर्ट ने कहा कि आपने पिछड़ा वर्ग आयोग से सिफारिश के बगैर ऐसा कैसे कर दिया। तो इस बार पिछड़ा वर्ग आयोग से सिफारिश करवाने के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग ने बाकायदा सिफारिश की कि 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। उसके बाद बाकायदा विधेयक पारित करवाया विधानसभा से, ताकि मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया जा सके। लेकिन नवंबर 2005 में हाईकोर्ट ने फिर से इसे कहते हुए रद्द कर दिया कि सारे मुसलमान पिछड़े हैं। इसे साबित करने के लिए सरकार के पास कोई डेटा नहीं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश की कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई।
इस बीच 2007 में ओबीसी आयोग ने मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की सिफारिश कर दी और राजशेखर रेड्डी ने सरकार ने इसे तुरंत लागू भी कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला चल रहा था, वहां से मामला उसको 7 जजों की एक संवैधानिक पीठ को रेफर कर दिया गया था, जहां 5 जजों ने बहुमत से इस प्रावधान को, यानी कि मुसलमानों के लिए आरक्षण के प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया। इस तरीके से आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण का जो पूरा कांग्रेसी प्रोजेक्ट था, पायलट प्रोजेक्ट था, वो फेल हो गया। लेकिन कांग्रेस का प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ, फेल हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस ने मुसलमानों को अलग से 4% आरक्षण का प्रावधान बहुत पहले कर दिया था 1994 में, जो कि 30 साल तक जारी रहा। 1994 से लेकर 2023 तक धर्म के आधार पर आरक्षण मिलता रहा। लेकिन 2023 में बीजेपी की बम्बई सरकार ने इसे खत्म कर दिया। तो ये तो सिर्फ ये राज्य सरकार की बात है। केंद्र के स्तर पे भी कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए पूरा जोर लगाए रखा और 2011 में मनमोहन सरकार ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास किया कि मुसलमानों को 27% जो ओबीसी आरक्षण है उसी में से काटकर 4% अलग से आरक्षण दिया जाए। 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे और उसके ठीक पहले प्रस्ताव लाकर कांग्रेस ने मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश की थी कि उसका असली हितैषी कौन है, यानी कि कांग्रेस। हालांकि ये कांग्रेस सरकार की कोशिश भी फिर से कानूनी पेचीदगी में फंस गया और ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया। हम आपको बता दें कि संविधान में आरक्षण का जो आधार है वो सामाजिक पिछड़ेपन को माना गया है। वैसी जातियां जो जिनको आरक्षण का फायदा दिया जाना है, वो वैसी जातियां होती हैं मुख्य रूप से जिन्हें या तो छुआछूत या जातिवाद वगैरह की वजह से, ऐसे सामाजिक कारणों की वजह से आगे बढ़ने के मौके नहीं मिले। मुसलमानों के मामले में यह बात लागू नहीं हुई। कहने को मुसलमान एक ऐसा मजहब है जो किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त है, लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमानों के भी एक बड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल रहा है आज भी, क्योंकि उनकी भी कई जातियां ओबीसी कैटेगरी में रखी गई हैं और उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों की जो ओबीसी लिस्ट है, ओबीसी की जो सूची है, उसमें शामिल कर लिया गया है। और मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल किस तरीके से चल रहा है इसको लेकर, आरक्षण को लेकर, वो हम आपको उसकी एक वानगी बताते हैं। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में तो हालत यह है कि ओबीसी में हिंदुओं की सिर्फ 61 जातियां हैं, वहीं मुसलमानों की 118 जातियों को इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बात को लेकर आपत्ति भी जताई है कि ममता सरकार ने ओबीसी की जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें 87 और जातियों को शामिल करने की सिफारिश की। इसमें से 73 जातियां मुस्लिम, जिन जातियों को कुल मिलाकर के 87 जातियों को शामिल करने की बात कही गई है, उसमें से 83 जातियां हैं और 4 ऐसी जातियां हैं जिनका नाम बदलने की बात है। तो 83 में से 73 जातियां मुसलमानों। आयोग ने यहां तक कहा कि वो इस बात की शिकायत राष्ट्रपति से भी करेंगे। पिछड़ा आयोग ने अपनी जांच में पाया कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भी पिछड़ी जातियों के सर्टिफिकेट बांट दिए गए हैं और जिसके आधार पर उन्होंने नौकरियां तक हासिल कर ली। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आरक्षण जो कि मुख्य रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े हिंदुओं के लिए था, उसे कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण का औजार बना लिया गया। सवाल यह है कि अब इसके बाद अगर कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं तो क्या वो गैरवाजिब है? सवाल और भी हैं, लेकिन अब पहले वो सवाल जिसका कि जवाब आपको देना है और जिस पर कि आज देश का मूड मीटर घूमने वाला है। तो एक बार जल्दी से वो सवालों की सूची दिखाइए फटाफट, जिस पर कि आज आपको जवाब देना है। आप क्या सोचते हैं कि कैसे आरक्षण को मुस्लिम तुष्टीकरण का एक औजार, हथियार बना लिया गया है? इसको लेकर जो सवाल हैं, एक बार सवाल नंबर 1, कांग्रेस हिंदुओं का हक काटकर मुसलमानों को क्यों देना चाहती है? और ऑप्शन है आपके पास वोट बैंक की राजनीति के लिए, ऑप्शन बी है कांग्रेस हिंदू विरोधी है और ऑप्शन सी है बीजेपी गलत आरोप लगा रही। सवाल नंबर 2, पीएम मोदी ने तुष्टीकरण की बात कह दी तो विपक्ष बौखला क्यों गया है? ऑप्शन ए है इंडी गठबंधन की बेपर्दा हो गया है इसलिए, ऑप्शन बी हिंदू वोट दुर्वीकरण का डर है और ऑप्शन सी मोदी पीएम पद की मर्यादा तोड़ रहे हैं इसलिए। सवाल नंबर 3, आपको लगता है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो मुस्लिम रिजर्वेशन का प्रयास करेगी फिर से? ऑप्शन ए है हां, यही कांग्रेस का एजेंडा है, ऑप्शन बी नहीं, अब कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी और ऑप्शन सी चुनाव के नतीजों से रुख तय होगा। सवाल नंबर 4, राहुल के आबादी के हिसाब से संपत्ति बंटवारा का आइडिया, इस पर आप क्या सोचते हैं? ऑप्शन ए है
बेसिर पैर की बात है। ऑप्शन बी, देश में सबको लड़ाना चाहते हैं। और ऑप्शन सी, उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया है। और पांचवा और आखिरी सवाल है कि किसके राज में धर्म और जाति की राजनीति ज्यादा होती है, कांग्रेस सरकार में, मोदी के राज में, या सभी पार्टियां एक जैसी? तो ये वो 5 सवाल है जिस पर कि आपको देश का मूड मीटर घुमाना है। फटाफट जो आपके सामने QR कोड स्क्रीन पे दिख रहा है उसे आप स्कैन करना शुरू करिए, जवाब देना शुरू करिए। और हम चलते हैं आज के मेहमानों के पास। हमारे साथ हैं साइना एनसी, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, शुभ्रास्था राजनीतिक विश्लेषक हैं, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं और तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अजय वर्मा, प्रधानमंत्री ने सही बात कह दी तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? कौन सी सही बात कही प्रधानमंत्री जी ने? हमने देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, नहीं, हमने तो अभी डिटेल से इतना बताया, आप शायद मिस कर गए बात। हमने जो कहा, हमने जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो तो आपने बताया ही नहीं इस डिबेट में और इस चैनल पर। मैं बताता हूँ प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा जो 2000 देश की आजादी के बाद प्रधानमंत्री रखे हुए थे। देखिए, देश में 70 करोड़ महिलाएं और कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कभी मंगलसूत्र का कोई जिक्र नहीं करा। और मंगलसूत्र देश की महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, उनके पति, उनके सुहाग की निशानी होती है। और नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि उनका मंगलसूत्र छीन लिया जाए। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। ये अपनी सोच, देश के प्रधानमंत्री जब ऐसा सोच देश को बताएंगे तो देश की महिलाएं कहती हैं कि माफी मांगो देश से, और हमारे मंगलसूत्र पर अटैक करना चाहते हैं। इतनी गंदी बात, कितनी बेहूद की बात है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग में 17 शिकायत लेके गई है। कांग्रेस ने अजय वर्मा, आप ये प्रधानमंत्री के पुराने बयान को कोट कर रहे हैं, मैं तो आज की बात कर रहा हूं। आज जो उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस का एजेंडा है कि वो हिंदुओं का आरक्षण, दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण काट के और मुसलमानों को देना चाहती है, क्या ये सच नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो और हमारे पुराने पीएम मनमोहन सिंह हो, अगर भाजपा का IT सेल उस CD की पॉलिटिकल विंडेटा बना के काट छाट करके, मनमोहन सिंह जी ने जीवन में कभी ऐसा नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री थे, आर्थिक उदारीकरण के सबसे बड़े योद्धा थे। उन्होंने कहा था शुल्कास्त OBC और अल्पसंख्यक में मतलब होता है हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई। अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम नहीं होता, हिंदू भी होता है। अल्पसंख्यक में सब होता है। ये भारत का संविधान कहता है आपके कहने से या मोदी जी के कहने से मुस्लिम नहीं हो जाएंगे अल्पसंख्यक। हम तो OBC की मांग कर रहे हैं। 2011 के बाद आपने क्यों नहीं जातीय कोई सी जनगणना कराई, सेंसेक्स क्यों नहीं कराया? आपकी मंशा क्या है, हम मांग पूछना चाहते हैं। 2021 खत्म हो गया, 24 आ गया। हर 10 साल बाद संविधान में नियम है कि जनगणना होती है, और हमने तो जातीय जनगणना इसलिए कराएंगे कि आर्थिक आरक्षण, जो देश में आर्थिक समानता बढ़ रही है, जो 1% लोगों के पास, अजय वर्मा, आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई आप पर सीधा सीधा आरोप यह है कि आप जो हिंदुओं का आरक्षण है, जो दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण है, उसको काट करके आप मुसलमानों को देना चाहते हैं। और इसके लिए एक दो नहीं, ऐसे हमने ऐसी बहुत सारे उदाहरण बताए जिसमें कि आंध्र प्रदेश से लेकर, कर्नाटक से लेकर और केंद्र तक हर बार एक कोशिश की गई, कांग्रेस की तरफ से कि मुसलमानों के लिए, यानी कि धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान करने की कोशिश की गई, जिसका कि संविधान में जिसका मैंडेट नहीं है। फिर भी आपने भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है। यहाँ देश संविधान से चलता है। आपके कहने से, मेरे कहने से, तो मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उन्होंने कहा कि गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मेरी पूरी पिली तो सुन लीजिए, जब तो आप इसके ऊपर टिप्पणी करिए। बोलने ही नहीं दे रहे, मेरे स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म कर रहे हैं। बोलने तो दीजिए मुझे। देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति किस स्टेट की क्या है? 30 स्टेट और 5 टेरिटोरियम से भारत बना है। अकेला कर्नाटक भारत नहीं है, अकेला आंध्रा भारत नहीं है। द वन पार्ट ऑफ द इंडिया, एक पार्ट है भारत का। कर्नाटक की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या स्थिति क्या है, वहाँ क्या डिमांड है, उसके हिसाब से काम होता है। तटीय इलाकों पर तूफान की रक्षा किस तरह से की जाती है। कहां तूफान और बचाव में लग गए आप? मैं कह रहा हूं कि आपके आंध्रा और कर्नाटक की सरकार ने, आपकी सरकार ने मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण का इंतजाम किया कि नहीं किया ना? 4 बार कोशिश की, आंध्रा में फेल हुए। कर्नाटक में आपने किया, 30 साल तक उसको फायदा भी देते रहे।
उसके बाद आखिरकार सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उसको हटाया। के हिसाब से डिमांड थी, उस डिमांड के अनुसार टेम्परेचर जब लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया, आप कह रहे हैं कि देश संविधान से चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो और उसके बाद भी आप कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो झंडे को भी असंवैधानिक बताया है। तो देश की सरकार ने कहा था कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। देखिए रंजीत जी, चाइना एनसी, जवाब देंगी आप, आप जो कह रहे हैं तो आप सुन लीजिए। देखिए पूरे देश में जब आरक्षण की बात होती है तो वो धार्मिक आधार पे कभी नहीं होना चाहिए। हमारे फोरफादर्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडलाइंस, हमारे संविधान के अनुसार सिर्फ इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए। अभी आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, उनका ये अन्याय पत्र आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, और ये करना कि कैसे हम एक हथियार प्रिपेयर करें जो हमारा वोट बैंक है। दो कम्युनिटीज को लेके, एक है मुसलमान, एक है दलित, और आप देखेंगे कि पिछले 7 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट बैंक को बरकरार रखा। उनकी तरक्की नहीं की, उनकी आर्थिक तरक्की नहीं की, उनके लिए कोई सहायता नहीं, शिक्षा में, नेतृत्व में छोड़िए, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस पार्टी। कौन से मुस्लिम नेताओं को उन्होंने आगे बढ़ाया? कौन से ऐसे जो जानकार है, शिक्षित हैं, उनको आगे बढ़ाया? कुछ नहीं। दूसरे तरफ ये बार बार मोदी जी को टोकना, ओवैसी हो तो बोलना कि हिटलर है। मैं पूछना चाहती हूँ ओवैसी जी को, क्या आपने इतिहास पढ़ा? क्योंकि जो मोदी जी हिटलर थे तो आपकी बोलती बंद होती, वहां चुप्पी। वहां दूसरे तरफ ये कांग्रेस के जो लोग हैं जो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करे, शायद कभी कभार सचर कमेटी रिपोर्ट पढ़े तो उनको पता चलेगा कि हकीकत में किसने क्या किया है। और जो मोदी जी के लाभार्थी में जो लोअर स्ट्रेटास ऑफ सोसाइटी है, इकोनॉमिकली लोअर, वहां आपको पता है कि 60 करोड़ लोगों को मिला है। जब एक ट्रिपल तलाक लागू होता है तो वो सम्मान ना सिर्फ मुसलमान महिलाओं के लिए है, हर महिला के लिए। तो वोट बैंक की जब बात करते हैं तो वो सिर्फ महिला, युवा, जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे गरीब हैं और जो हमारे किसान हैं, इसी आधार पे आप काम करते तो आप कहां लेके जाते देश। लेकिन शायद इसलिए लोगों ने आपको वोट नहीं किया है। और अब की बार 400 पार, ये कांग्रेस पार्टी तो रीजनल पार्टी भी नहीं रहेगी। साइना, मैं फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों की राय भी इसमें हम शामिल करना शुरू करें इसमें। और जो सवाल हमने पूछा था उसमें करीब 12,000 लोगों ने अभी तक वोट किया है, और लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए। पहले सवाल का रुझान जरा दिखाइए कि कांग्रेस हिंदुओं का हक काटकर मुसलमानों को क्यों देना चाहती है, और इसके जवाब में 50% लोग ये कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है। करीब 47-48% लोग ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है इसलिए ऐसा कर रही है, और सिर्फ 1.5% लोग मानते हैं कि बीजेपी गलत आरोप लगा रही है कांग्रेस पे। सुभ्रास्ता, तो कांग्रेस का एजेंडा क्या है? वो उसके 4-5 प्रयास जो आंध्र प्रदेश में किया उसने, जो कर्नाटक में किया और जो फिर केंद्र में किया, उससे स्पष्ट हो गया है। और जब आज की तारीख में ये चुनावी मुद्दा बना हुआ है, और चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनना चाहिए? अगर कांग्रेस का एजेंडा है तो उसको एजेंडा रखना चाहिए, देश से मैंडेट लेना चाहिए। यही वो मौका है, यही वो समय है जब आपको जनता से पूछना चाहिए आपको कि भाई आप इस पर राजी हैं कि नहीं। तो इस पर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं कांग्रेस के लोग? रंजीत जी, मुझे लगता है कांग्रेस का अपना कोई एजेंडा आज की तारीख में नहीं है। आज कांग्रेस का एजेंडा लेफ्टिस्ट गैंग का हाईजैक्ड एजेंडा है जो कि चल रहा है। और ये राहुल गांधी की तो खैर राजनीतिक समझ उतनी है नहीं, मैं उनको उतना मैच्योर लीडर नहीं मानती। आप लोग उनको चाहे आपके मन में राहुल गांधी जी के लिए या मीडिया के मन में राहुल गांधी जी के लिए जो भी छवि हो, मैं राहुल गांधी को एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानती। अगर वो सीरियस पॉलिटिशियन होते तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली बात नहीं करते। अगर वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली बात नहीं करते तो आज जो देश का चुनावी माहौल अगर उनको लग रहा है कि सांप्रदायिक हो रहा है तो वो नहीं होता। क्योंकि ये सब बात के जड़ में राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता है। न तो वो इस देश के समाज को समझते हैं, न इस समाज के ताने बाने को समझते हैं, और न ही उनको इतना सहूर है कि वो चुनावी मौसम में क्या बोले क्या नहीं बोले इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। तो मैं ऐसे लीडर के बारे में आपसे क्या बात करूं रंजीत जी। आज आप देखिए कांग्रेस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। इनका जो इंटेलेक्चुअल कॉर्पस है वो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहता है।
लेकिन इनका जो जो लेफ्टिस्ट गैंग है वो ऐसे आइडियोलॉजीज को और ऐसी विचारधारा को पुश करने की कोशिश कर रहा है जिसका समाधान हमारे पुरखों ने, हमारे संवैधानिक पुरखे नहीं कर पाए आज तक। अंबेडकर जी, पटेल जी, जितनी भी आप इनकी रिटन डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो मामला था वो बहुत गहरा मामला है। उसको इतने छिछले लेवल पर किसी चुनावी भाषण में बोल करके उसका मैंडेट नहीं सीख किया जा सकता। लेकिन अब इनकी समझ इतनी है तो हम क्या कर सकते हैं। तो जरा दूसरे सवाल का भी रुझान दिखाने का वक्त है। एक बार देखें, साथ के साथ लोगों की राय को भी हम लोग शामिल करते चलेंगे ताकि लोग और बड़ी संख्या में वोट करें और अपनी राय बताएं। इसमें सवाल नंबर 2 हमने आपसे पूछा था कि पीएम मोदी ने तुष्टीकरण की बात कह दी तो विपक्ष बौखलाया हुआ क्यों है, और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं देखिए। 78% लोग कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन बेपर्दा हो गया है इस सब तुष्टीकरण के मुद्दे पर। हिंदू वोट ध्रुवीकरण होगा इससे, इसलिए घबराया हुआ है, ऐसा मानने वाले लोग 20% लोग हैं, और 1.5% लोग कह रहे हैं कि मोदी पीएम पद की मर्यादा तोड़ रहे हैं। तो जो आरोप पीएम पर लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पीएम पद की मर्यादा भूल गए हैं और वो इस तरह का कम्युनल बयान दे रहे हैं, लोगों की राय उस पर क्या है स्पष्ट है। तारिक अहमद लारी, लोगों की राय और अब आपकी राय। देखिए, पहले तो मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा सर कि मनमोहन सिंह जी का वो बयान आप अपने चैनल पे चला दें। पिछली बार आपने 2-2, 3-3 बार मेरे लिए चलाया था, इस बार आप मनमोहन सिंह जी का वो बयान, पूरा बयान चैनल पे चला दे तो लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था। दूसरी बात, जो आरक्षण की बात अभी मैडम ने कही है एनसी जी ने कि संविधान में है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो संविधान में तो सबसे पहले आ गया कि धर्म के आधार पर ही आरक्षण हो रहा है, क्योंकि वहां साफ लिखा हुआ है कि हिंदुओं को ही जो पिछड़ी जाति के हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा, बाकी किसी को नहीं। आप बता दीजिए, ईसाई को आरक्षण दिया गया? नहीं। बौद्ध को आरक्षण दिया जा रहा है? नहीं। मुसलमान को आरक्षण दिया जा रहा है? नहीं। बिल्कुल दिया जा रहा है मुसलमानों को आरक्षण, पहले ही आ गया सर। यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये सबसे बड़ा मिथक है, ये सबसे बड़ा मिथक है कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो संविधान में वहीं पे हो गया था भाई, मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है, आपको पता होना चाहिए। तारिक अहमद लारी, सुन लीजिए पूरी सर, मैंने मैडम की बात का जवाब दिया है। हाँ, जो मिल रहा है उस पर भी आ रहा हूं। मैंने मैडम की बात का जवाब दिया कि संविधान में जो चीज है। अब रही दूसरी बात, क्या मिल रहा है। आपको याद होगा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, और उससे पहले अटल जी की भी मामला था। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो आतंकवादी घटना हुई थी, तो यह हुआ कि ये मुसलमान आतंकवादी क्यों बन रहे हैं। तो उसमें यह तय किया गया था कि मुसलमान आतंकवादी इसलिए बन रहा है कि उसको एजुकेशन नहीं मिल रही है प्रॉपर, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो एक बैठे हुए इस देश में बैठे हुए उसको हथियार भी यहीं पे मिल जा रहा है, और वो एक तरह से नौकरी कर रहा है ISI की। तो उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए हुआ कि इन लोग को एजुकेशन भी दिया जाए और इन लोगों को बाकायदा और सरकारी नौकरी भी दी जाए। इतने में अटल जी की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आई, सच्चर कमेटी, आप कहती है सच्चर कमेटी गलत है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उन्होंने भी यही फाइंडिंग निकाली, और फाइंडिंग निकालकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट टेबल की। टेबल होने के बाद कहीं भी आरक्षण का तो कांग्रेस ने दिया नहीं, हुआ भी नहीं, लेकिन कोशिश तो की ना, लेकिन कांग्रेस ने कोशिश की। 2011 में यूपी चुनाव के पहले कोशिश हुई ना कि भाई कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर दिया गया कि ओबीसी का आरक्षण काट के उसमें से 4% मुसलमानों को दे दिया जाए। नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्योंकि नहीं हो सकता, नहीं हुआ, क्योंकि वो असंवैधानिक है, क्योंकि वो गैर संवैधानिक। उन्होंने वादा किया था, तुष्टीकरण का उन्होंने वादा किया था कि हम संसद से इसको पास करा के कानून बना के करेंगे। इन्होंने कानून बना के नहीं, एक्ट लागू करके किया था, और एक्ट लागू होने पर यह होता है कि वो एक्ट सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाता है। अभी जब आप कानून बनाएंगे तो कानून बनकर सुप्रीम कोर्ट कानून का पालन कराने के लिए बैठी हुई है, उसके अकॉर्डिंग फैसला देने के लिए बैठी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून ना होने की वजह से एक्ट को खारिज किया था। हाँ, नहीं, तारिक अहमद लारी, आप कहना है भाई, मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों का भाई इस देश में आरक्षण का जो आधार है वो सामाजिक पिछड़ापन,
वो आर्थिक पिछड़ापन नहीं है, वो सामाजिक पिछड़ापन है। और ये इस बात को कैसे साबित करेंगे भाई कि मुसलमानों के बारे में तो कहा जाता है कि वहां कोई जाति नहीं होती, जबकि हकीकत यह है कि सैकड़ों जातियां हैं मुसलमानों की जिसको कि ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया है और उनको बाकायदा आरक्षण मिल रहा है। भाई मैं पूछ रहा हूं आपसे तारिक अहमद लारी, मेरा सवाल यह है कि भाई जब मुसलमानों को पहले ही आरक्षण मिल रहा है ओबीसी कैटेगरी में और सैकड़ों जातियों को मिल रहा है, अकेले अगर आप पश्चिम बंगाल से लिस्ट देखेंगे तो ऑलरेडी वहां से करीब 70-75 जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जा चुका है और 73 और जातियों को शामिल करने की सिफारिश आ चुकी है। यहाँ पे मेरे पिछड़े भाइयों को आरक्षण नहीं मिल रहा है मुसलमानों को। कौन बोल रहा है कि नहीं मिल रहा भाई? कौन बोल रहा है नहीं मिल रहा है? बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल ऐसे तमाम राज्य हैं जहां से कि बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तारिक अहमद लारी, आपके पास या तो आप पढ़ते लिखते नहीं है या आपको कोई आइडिया नहीं है। मैं अभी अपने स्क्रीन पे जरा डालिए जो सेंट्रल लिस्ट है ओबीसी की, जो सेंट्रल लिस्ट है वो अभी अपने स्क्रीन पे देखिए तारिक अहमद लारी। इसमें वो जातियां हैं जो मुस्लिम जातियां हैं और इनको आरक्षण मिल रहा है पहले से ही। कैसी गलत बयानी कर रहे हैं आप नेशनल चैनल पे बैठ के भाई साहब? भाई कितनी रिपोर्ट चाहिए, मैं तैयार करके देता हूं आपको। मैं ऐसी रिपोर्ट अभी कहीं तैयार करके देता हूं, स्क्रीन पे लगा देता हूं। जरा तारिक अहमद लारी को करेक्ट करिए, ये क्या कह रहे हैं? या तो इन्हें जानकारी नहीं है और या तो जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। हमें पूरी जानकारी है, कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है यूपी में मुसलमानों को। कुछ कहना तारिक जी, आप जूम से लाइव हैं या आपके पास कैमरा यूनिट है? रंजीत जी, मैं संक्षेप में सिर्फ 2 चीज कहना चाहती हूँ। तारिक जी, आपके पास आप जूम से लाइव हैं या आपके पास कैमरा यूनिट है? अगर आपके पास जरा टीवी है तो एक बार देख लीजिए। उन जातियों के नाम हम चला रहे हैं अपने स्क्रीन पे अभी है जिनको ओबीसी कैटेगरी के तहत आरक्षण मिल रहा है। तारिक अहमद लारी, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। आप इतने अच्छे आदमी, आप जाके वहां कमाल है साहब। अब ऐसे आदमी से क्या डिबेट करेंगे आप जो सच को सामने से झूठ बोल दे कि नहीं ये सच है ही नहीं। जो भाई आपको मैं फैक्ट ये दिखा रहा हूं, गवर्नमेंट की लिस्ट है सेंट्रल ओबीसी लिस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें किस राज्य से किन जातियों की, मुसलमानों की किन जातियों को शामिल किया गया है वो मैं बता रहा हूं। सुनिए जरा, मैं आपको बता रहा हूं। बिहार से देखिए, गुजरात से, मैं बहुत बड़े अक्षर में बड़े फॉन्ट में चला रहा हूं, जरा देखिए। ये सारी जातियां मुस्लिम जातियां हैं जिनको की आरक्षण का लाभ मिल रहा है इस समय, ठीक है ना तारिक अहमद लारी? अब आप इसको दे दिया जाए, बाकी सबका बाकी ओपन कमाल आरक्षण पे ही सिर्फ अपर कास्ट को दिया जाए, बाकी हटा दिया जाए। नहीं, ऐसे बहस नहीं हो सकती। आप 95% हम लोग रहते हैं, ऐसे बिल्कुल बहस नहीं हो सकती। रहेगा अपर कास्ट के लिए झंझट खत्म। रंजीत जी, मैं सिर्फ 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। देखिए, तुष्टीकरण के सबसे बड़े प्रतीक जो आज इस देश में है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव। उन्होंने सिर्फ ये किया है अपने पूरे राज्य में कि अपना वोट बैंक बरकरार रखो, उनको शिक्षा नहीं दो, उनको मौका नहीं दो, उनको आत्मनिर्भर नहीं करो, उनको सुरक्षा नहीं दो। आप 1 मिनट चुप रह के किसी की बात सुने तो आपको पता चलेगा कि हिंदुत्व का मतलब है जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। जब प्रधानमंत्री योजनाएं घोषित करते हैं तो आज मुद्रा बैंकिंग के निमित्त मुस्लिम महिलाओं को कितने लोन्स मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में आप देखिए टेक्निकली कितने सारे मुसलमानों को घर मिला है। आयुष्मान भारत में क्या हम ये देखते हैं कि कौन है हिंदू, कौन है मुस्लिम, कौन है क्या? नहीं, आर्थिक आधार पे होता है। जात पात धर्म की राजनीति आप बंद कीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको मुंह तो जवाब मिला है और योगी जी स्वयं उन्होंने कहा है कि जो हिंदू मुस्लिम जो आप सिर्फ बंटवारा करने वाले हैं जात के आधार पे, तो आपको एक मुंह तो जवाब मिलेगा 4 जून को जब आपके यहाँ ठीक है। सुब्रास्ता, भरते हैं ना लोग। मैं इस बात से हैरान हूं कि भाई यहाँ समाजवादी पार्टी के एक नेता बैठे हुए हैं और वो कितनी ढिठाई से कह रहे हैं कि कोई आरक्षण नहीं मिलता।
ऐसे इसी तरीके से फैक्ट को नजरअंदाज करके जब वो पीएम भी बोलते हैं तो ये फैक्ट की कहते हैं कि भाई हम बात करते हैं, और ऐसे फैक्ट को नजरअंदाज करके बहस करने आ जाते हैं। बताइए। बट रंजीत जी, यही इनकी राजनीतिक जो धरातल है, इनका राजनीतिक धरातल ही झूठ पे है। आप आज कितना भी उछल लें तारिक जी अपने सीट से कि हमने ऐसा नहीं कहा, मेरे कहने का अर्थ यह था, तात्पर्य यह था, आज ये जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। इनको अपने धर्म के अंदर किन किन लोगों को किन किन किस किस मद में आरक्षण मिल रहा है, इनको जानकारी नहीं है। और नहीं, मजेदार बात यह है शुभ्रास्ता की, कहा जाता है कि इस्लाम जो है वो हर तरह के किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, बहुत ही समानता वाला धर्म है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां भी 500 जातियां हैं, वहां भी 500 जातियां हैं। मैं आपको बताऊं कि 169 जातियां, पश्चिम बंगाल की 169 जातियां जो कि ओबीसी लिस्ट में हैं, उसमें से 118 जातियां मुसलमानों की हैं, हिंदुओं की सिर्फ 61 जातियां हैं और मुसलमानों की 118 जातियां हैं। ये फैक्ट बता रहा हूं, इसको अगर मैं गलत हूं तो इसको आप हमको काटिए, इस बात को कहीं से खंडन करिए, इसका कहीं से कोई फैक्ट लाकर मुझे बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूं। भाई ये ऐसे आप ऐसे खड़े खड़े अगर फैक्ट को नकारने लगेंगे तब तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं बचती है। शुभ्रास्ता जी, रंजीत जी, देखिए हुआ क्या है कि अब चूंकि इन मुद्दों पर खोल करके बात हो रही है, इन मुद्दों पर जो चर्चा है वो सिर्फ कुछ कुनबों तक सीमित नहीं रह रहा। ये दूसरे जो विपक्ष है वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, क्योंकि अब तक की जो इनकी रणनीति थी, फूट डालो राज करो, या आप इसको कह लीजिए फूट डालो और वोट बैंक की राजनीति करो, ये पूरा का पूरा मामला अब ओपन हो रहा है ना। अब जो डेटा आप बोल रहे हैं जी, उस डेटा की चर्चा कुछ प्रकोष्ठों में हुआ करती थी, उस डेटा की चर्चा कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनके बौद्धिक सेशंस में हुआ करती थी। आज पहली बार इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पे विस्तार से चर्चा हो रही है। और सामने तो अजय वर्मा से एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं शुभ्रास्ता, अजय वर्मा से एक आखिरी कमेंट लेते हैं कि भाई जब मुस्लिम जातियों को ओबीसी के तहत पूरे देश में कमोबेश सारे बड़े राज्यों में आरक्षण मिल ही रहा है अजय वर्मा, तो कांग्रेस इस बात पे क्यों तुली हुई है कि उसे अलग से आरक्षण दिया जाए? रंजीत जी, आप तो बड़े योग्य और काबिल हैं। भारत का संविधान कोई भीख नहीं दे रहे आप किसी को, ये भारत के संविधान ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया, शुभ्रास्ता ने नहीं दिया, जो मुखोटा कंपनी और शेल चेहरे के रूप में बैठी हुई है, और आपने नहीं दिया। संविधान में जो नियम है सबको मिल रहा है, आप तो उस एजेंडे को चला रहे हैं। आप असंवैधानिक काम क्यों कर रहे हैं? धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों दे रहे हैं? फिर हम तो अपना प्रपोजल सुन लीजिए आप। 80 करोड़ लोगों को हमने वादा नहीं करा था कि हम रोजगार और नौकरी देंगे। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आश्रित कर और देश के प्रधानमंत्री जिगे जिगा ढिंडोरा पीटते हैं, हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हमें वोट दीजिए। पहली वोट पुलवामा के नाम दीजिए, दूसरी वोट 80 करोड़ के नाम दीजिए, तीसरी वोट राम मंदिर के नाम दीजिए। शर्म करनी चाहिए, भारत की गरिमा को खत्म करा जा रहा है। भारत के संविधान को नष्ट करने का जो प्रयास है ये हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। 145 करोड़ लोगों में बीजेपी आईटी सेल, इनके नहीं आज इस सवाल का जवाब आप बिल्कुल नहीं दे रहे हैं कि जब मुसलमानों को पहले से आरक्षण मिल रहा है ओबीसी के तहत, फिर उनको धर्म के आधार पर आरक्षण आप क्यों देना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। क्या उसका जवाब यह है कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण के लिए ऐसा करना चाहती है? आपने बहुत बड़ी संख्या में हमें वोट किया है और आपने क्या वोट किया है और उसके आधार पर आपकी राय क्या बनी है वो हमने लगातार स्क्रीन पर दिखाया। आज हमारे पास वक्त इतना ही था।